हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे। सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है ना भाई। 13वां चैप्टर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 12 चैप्टर हो ही चुके हैं, थोड़े से और चैप्टर बचे हैं हमारे पास। उनको कवर करने के बाद में आपके जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर के स्पेशल वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोग 70 में से 70 नंबर ला सकें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज इस चैप्टर की। बाकी बात तो स्पेशल बात हम बाद में करेंगे कि क्या होने वाला है। वो ज़्यादा लंबा नहीं सोचते हैं, लेकिन इतना ज़रूर होने वाला है। कोर्स पूरा होने के बाद में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और आपके साथ में इतने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हर एक चैप्टर से। बस वो देखेगा वीडियो के अंदर ही। अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा कि योजना क्या है, योजना को लेकर के कि क्या प्लानिंग है हमारी बोर्ड के एग्ज़ाम को देने की, उसको लेकर के एक वीडियो आएगी। तब आपको सिखा बताऊँगा कि पूरी बात क्या है, कहानी क्या है, कैसे आपको 70 में से 70 नंबर, 70 मतलब 100 नंबर का पेपर होता है। 70 मतलब क्या है 70 का मतलब है कि प्रोजेक्ट वर्क को छोड़ दिया जाए, आपके स्कूल का काम छोड़ दिया जाए, जो किताबी काम से, किताब से जो 70 नंबर आने हैं उनको हमें कैसे कवर करना है, ठीक है। चलिए, जो हमारा चैप्टर है 13वां चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका पहला वीडियो है। सीधी बात है, इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। और इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें, 2 टॉपिक पढ़ने हैं बेसिकली। ठोसों के समायोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहली एक्सरसाइज के अंदर केवल हम लोग पढ़ेंगे अक्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? अक्षेत्रफल। देन अगली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे आयतन। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है कि सीधे चैप्टर में घुसा जाए, इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्द लिखा है ठोसों, ये जो शब्द लिखा है ठोसों, इन ठोसों की जो कहानी है वो थोड़ी पुरानी है। पुरानी ऐसी है कि आप लोगों ने क्लास 9th में भी एक 13वें नंबर का चैप्टर था जिसका नाम भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ही था। वहां पे कुछ आपने फॉर्मूले और कुछ ठोस आकृतियों की जानकारी ली थी और उनके अलग अलग सूत्र भी पढ़े थे भैया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वहां तो छूट गया मामला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन इसी वजह से हम लोग करते हैं ताकि आप लोग जुड़ पाएँ, कनेक्शन जोड़ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़े से आपके कनेक्शन जो है क्लास 9 से जोड़ूंगा ताकि इस चैप्टर में आपको कंफर्टेबल आप फील करो कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसा ना लगे कि यार सर हवा में है। वैसे आप लोग जिन्होंने क्लास 9 का कर लिया होगा उनके लिए वीडियो जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है क्लास 9 का वो जो सिलेबस था जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो उनको ये देखने की ज़रूरत है वीडियो। और देख लो वो भी जिन्होंने किया है, क्योंकि रिविज़न हो जाएगा। सीधी बात तो ये है। अब इतना तो नहीं है कि क्लास 9 में जितनी पूरी एक्सरसाइज थे, इन पे सब क्वेश्चंस थे, वो करा दिया जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको उन फॉर्मूलों से, उन आकृतियों से आपकी मुलाकात जरूर करवा दी जाएगी ताकि क्वेश्चन जब क्लास 10th का करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी आपको दिक्कत बिल्कुल महसूस ना हो, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं। ठोसों संबंध है, ठोस आकृतियों से संबंध है, ठोस आकृतियों से संबंध है, आकृतियाँ, ठीक है। अभी ठोस आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं आपके पास में? ठोस आकृतियाँ जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपने पढ़ा था घनाभ। क्या पढ़ा था? घनाभ, क्यूबॉइड इंग्लिश में कहते हैं। दूसरे नंबर पे पढ़ा था आपने घन। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन। तीसरे नंबर का ये है, ठीक है। अभी सब चीज़ें क्लियर करेंगे, टेंशन ना लो। और फिर पढ़ा था आपने नंबर 4 पे लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है, शंकु। 5वें नंबर पे आपने पढ़ा था गोला, ठीक है। और 6ठे नंबर पे पढ़ा था आपने अर्धगोला। क्या पढ़ा था? अर्धगोला। तो ये हमारी ठोस आकृतियां हैं। कौन सी है? ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों का मतलब क्या है? मतलब ठोस आकृतियां इन द सेंस कैसे फील आए कि कौन सी आकृतियां, थोड़ा फील करने की जरूरत है ना। आपने क्लास 9th से भी पहले, दैट्स ऑल अबाउट क्लास 9th। ये क्लास 9th की बात है जहां हमने पढ़ के आए थे, लेकिन डरो मत, हम लोग यहां भी डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास 9 से पहले भी एक चीज आती थी, समतल आकृतियां। समतल आकृतियां, समझ आ रही बात? ये हमने क्लास 9 से पहले 8 में 7 में सीखी थी। समतल आकृतियां कौन सी आकृतियां होती हैं? इनमें पढ़ा था आप लोगों ने। जैसे सबसे नंबर 1 आयत, ठीक है। नंबर 2 इसी का भाई होता है वर्ग। नंबर 3 होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, त्रिभुज।
ठीक है। नंबर 4 होता है आपके पास में, जैसे त्रिभुज के बाद आपका वृत्त हो गया, और भी होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, चतुर्भुज के कई प्रकार के होते हैं चतुर्भुज, वो सब हैं। अब बेसिकली चलो थोड़ा क्लियर करते हैं, समतल आकृतियां कौन सी होती हैं, ठोस आकृतियां, इनमें जरा अंतर देख लें, फिर फील करने में आसानी रहेगी, ताकि आपको चीजें क्लियर आएंगी समझ में। समतल आकृतियां बेसिकली वो आकृतियां जिनको हम लोग अपने जो कॉपी है, हमारी अभ्यास कॉपी है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें बना लें, या फिर मैं अपने बोर्ड में बना दूं। जैसे आयत है, आयत को बेसिकली मैं बना सकता हूं ऐसे, ये आयत हो गया। वर्ग को भी मैं बना सकता हूं ऐसे, त्रिभुज को भी मैं बेटे ऐसे बना सकता हूं, वृत्त को ऐसे बना सकता हूं, या कोई चतुर्भुज हो आपके पास में उसको भी मैं ऐसे ये पंचभुज बन गया, लेकिन ये भी एक समतल आकृति है। तो ये जो जिनको हम लोग बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे जहाँ भी है कॉपी पे जिनको बना सकते हो, इनके अंदर बेसिकली इनको हम 2D आकृति भी बहुत कहते हैं, दो दिशाओं वाली 2 डायमेंशनल 2D आकृतियाँ इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें आप देख पा रहे हैं इसमें दो ही चीज़ें होंगी, क्या होंगी, या तो लंबाई होगी, ठीक है, चौक जरा उठा ले यार, छूट गई हाथ से, कोई बात नहीं, तो या तो लंबाई होगी या फिर आपके पास में इसकी चौड़ाई या ऊंचाई जो भी होगी, दो ही चीज़ें इसके अंदर होंगी। जैसे आयत में ये लंबाई चौड़ाई, इसमें ये वाली चीज़ है और इसकी हाइट है, ऊंचाई है। तो 2D आकृतियाँ, जिनको 2D आकृतियाँ वही होती हैं जिनको हम पेपर पे बना पाते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास में सीधी बात है जो बोर्ड पे बन सकती हैं, पेपर पर बन गई तो बोर्ड पे बन जाएंगी। अब बात करते हैं ठोस आकृतियों की। अब ठोस आकृतियाँ जैसे घनाभ है, घन है, लंबवर्तीय बेलन है, शंकु है, फिर हमारा गोला, अर्धगोला, तो ये आकृतियाँ ठोस आकृतियाँ बेसिकली सही मायने में ये 3D आकृतियाँ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर इनको हम लोग सही तरीके से अपनी कॉपी में इनका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते जो बनना चाहिए। समझ पा रहे हो, मतलब जो चित्र सही में होना चाहिए वो चित्र आप बोर्ड पे या फिर अपनी कॉपी पे नहीं बना पाओगे, क्योंकि 3D होती है, इनके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनको दिखाना आसान नहीं है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल बना करके, ताकि चीज़ें समझ में आए। इनको रफ कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रह गया जैसे, ठीक है, कि क्या देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे घनाभ है, घनाभ को आप सही तरीके से चित्र बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। जैसे आपके घरों में संदूक रखा रहता है, वो घनाभ है। आपके घरों में लगी हुई ईंटें घनाभ हैं। ईंट को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, इसकी सारी हड्डियां अंदर से दिखाई दे रही है, लेकिन इसको हम ऐसे अगर सामने से देखेंगे तो ये चीज़ तो कभी भी दिखाई नहीं देगी, जो मैं रफ कर रहा हूँ वो दिखाई नहीं देगी ऐसे। तो ये क्या है बेटा, घनाभ है। क्या ऐसा ही होता है घनाभ? नहीं, घनाभ तो ईंट जैसा होता है। बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जैसे चलो मेरे पास एक फिगर भी रखी है इत्तफाकन, जैसे ये बेलन है, बेलन हम बेलन बनाते हैं बेसिकली, बेलन ये वाला बेलन, ये हम लोग बेलन बनाते हैं इस तरीके से करके, डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है, जिसका लंब वृत्तीय, ये नीचे इसके आधार जो है वृत्ताकार है। कैसे है? वृत्ताकार है। दिख रहा है आपको बेलन, एक स्ट्रक्चर है बेलन की, लेकिन बेलन सही में ये है, मैं मेरे पास रखा था तो मैं बता दिया। ये देख पा रहे हो उसको, इसका जो आधार है वृत्ताकार है, इधर वाला भी वृत्ताकार है, और ये इस तरीके से देखने पे आपको बेलन नजर आएगा। इसको अगर डायग्राम इस पे यहाँ बनाए तो इसको कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ठोस आकृति है, ये क्या है? ठोस आकृति है। तो समतल आकृतियों को, सीधी बात है, बेसिक सी बात है, समतल आकृतियों को बोर्ड और कॉपी बना सकते हैं, और ठोस आकृतियों को उनकी एग्जैक्ट फिगर, उनका एग्जैक्ट आकृति आप लोग नहीं बना पाओगे। तो इतनी सी बात है, ठीक है, लेकिन इससे हमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था क्लास 9th में? अब हमने क्या पढ़ा था क्लास 9th में? हमने इन सब के पृष्ठीय अक्षेत्रफल पढ़े थे और आयतन पढ़े थे, जिनका इस्तेमाल हम लोग अब क्लास 10th का ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग करेंगे। तो सीधी सीधी बात ये रही कि हमें इन सभी आकृतियों के पृष्ठीय अक्षेत्रफल पता होने चाहिए, सही बात है। दूसरी बात ये रही कि इन सभी आकृतियों के आयतन पता होने चाहिए, और उनसे भी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इन सभी आकृतियों की फील जो है,
यानी कि आपके दिमाग में एक तस्वीर होनी चाहिए कि जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलती है कि शंकु कैसा होता है, बेलन कैसा होता है। बेलन में कंफ्यूज मत होना, बेलन आपकी रसोई वाला बेलन नहीं है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें ये कहा जाए कि वो एक ठोसों के संयोजन से बनी आकृति है, वो मैं बताऊंगा अभी उसको वो क्या है। लेकिन बेलन सही में ये है जो मैंने अभी आपको दिखाया, बेलनाकार आकृति है, सिलेंड्रिकल शेप ये है। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि गोला क्या है। गोला समझते हो? गोला तो सब समझते होंगे। गोला बचपन में गोलियां जो खेली है, कंचे जो होते हैं, वो गोले के छोटा वर्जन है, वो गोला ही है, ठोस होना चाहिए। अर्धगोला 20 से काट दीजिए उसको, तो गोले को 2 हिस्सों में काट दीजिए तो अर्धगोला बन जाएगा। घनाभ क्या है? ईंट बता चुका हूं। घन क्या होता है? घन सिंपल सी बात है, घनाभ का ही दूसरा हिस्सा है, बताऊंगा क्या है। और अगर इसको दैनिक जीवन में देखना चाहते हो कि कहाँ मिलता है, सबसे बढ़िया तो आप लूडो वाला जो गिट्टा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, वो घनाभ होता है। इतनी बात समझ लें। चलो अब एक एक को पकड़ेंगे, एक एक के बारे में सब जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें? घनाभ की बात करेंगे। किसकी? घनाभ की। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा जो आकृति होती है नंबर 1, वो है घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड इंग्लिश में कहते हैं घनाभ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी बनाया था लेकिन वापस फिर बना ले रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, देखने में पेपर में बनाने में ऐसा है, लेकिन रियल लाइफ में आपके वास्तविक जीवन के अंदर ये आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको ये साइड्स मिटा क्यों रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर। ठीक है भाई, इसके अंदर हम सबसे पहली बात होती है, इसकी एक लंबाई होती है, और लंबाई को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो है इसकी लंबाई है यहां से यहां तक की, समझ पा रहे हो। फिर एक चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई को बेटे हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। ये चौड़ाई है हमारी, B है, देख पा रहे हो आप। अगर कोई ईंट उठा ले अभी और उसमें निशान लगा ले कौन सा L है, या कोई जूतों का डब्बा पड़ा हो घर में, उस पर लिख ले कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ऊंचाई कौन सी है, तो आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी। जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको फिगर को माइंड में बनाने में आसानी रहेगी। एक इसकी ऊंचाई होती है मेरे भाई, क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई को हम कैपिटल S से इस्तेमाल करते हैं, H। अच्छा, ये लंबाई का मात्रक आपको पता है ये क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे इकाई लिख लेते हैं। इकाई का मतलब समझ रहे हो ना? इकाई का मतलब समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आप लोग इकाई के स्थान पर सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, अगर मीटर में दिया मीटर का प्रयोग करेंगे, जैसा भी है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। ओके, चलिए अब इसमें 2 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहली बात है, इसका नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 1 पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हम बता दे रहे हैं भाई। अगर इस एक ईंट है, क्या है? ईंट है। ईंट की बात करूंगा मैं आपसे, बड़ी सिंपल सी चीज है, अमूमन देखने को मिल जाती है। ईंट के अगर चारों तरफ मेरे को कवर करना है, कागज चिपकाना है, चारों नहीं 6, इसके कितनी साइड्स होंगी? 6 होंगी। आप गिन लीजिएगा, आप क्या करिएगा, गिन लीजिएगा। आप अगर छोटी सी बात करूं मैं आपके सामने यार, छोटी सी बात करूं एग्जांपल देने की, ये डस्टर है, ये भी घना भी है। कितनी साइड्स है इसमें? 1, ध्यान से देखना, 1 2 3, और फिर पीछे वाली 4, ऊपर वाली 5 और सबसे नीचे वाली 6। कितनी साइड नहीं कह रहा हूं मैं, कितने फलक है इसके, कितने फेस है इसके, कितने चेहरे हैं इसके? 6 हैं। तो हमें अगर किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उसका जो फलक है उनका क्षेत्रफल निकालना है। दोबारा डस्टर उठाते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सबका ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो करते थे कि 2 × LB + BH और प्लस के HL। ठीक है मेरे बेटे, अब ये मत पूछना कि ये फॉर्मूला आया कहां से, फिर ज्यादा पीछे चले जाएंगे, क्योंकि क्लास 9 में सब डिस्कस हुआ होगा।
क्लास 9th में सब फॉर्मूले बताए जाते हैं कहाँ से ड्राइव हो रहे हो, तो अभी आपको चक्कर में भी नहीं पड़ना। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना कि प्रत्येक के फॉर्मूले आप याद कर लें, सामने लिख के चिपका लें जहाँ पढ़ते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा आपके पास में वो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो वर्ग इकाई इसको कह सकते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई कह सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो सेकंड चीज होती है, दूसरी चीज होती है हमारे पास, वो है आयतन। क्या है? आयतन निकालते थे, वो होता था इसका लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे ऊंचाई। और आयतन को भी फील ले लेना चाहिए कि आयतन का मतलब क्या होता है, बताता हूं। यानी कि जो आयतन है, आयतन को वी से लिखेंगे और ये हो जाएगा एल बी एच, और इसका मात्रक होता है घन इकाई, यानी कि घन इकाई मतलब वही है बात भाई। मैं छोटी सी बात बता दूं आपको, चक्कर में नहीं, कहीं क्षेत्रफल की बात होगी ना तो ये मान के चले उसका यूनिट जो होगा वो वर्ग इकाई रहेगा, मैं लिखूंगा नहीं अब, ठीक है। आयतन की बात करेंगे देन उसका जो यूनिट रहेगा वो वर्ग, सॉरी वो रहेगा घन इकाई। और इकाई आप जानते हो मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए ओके, समझ गए। चलिए अब इसके बारे में सिर्फ इतनी बात थी और ज्यादा बात इसमें नहीं करनी थी कि हमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको केवल और केवल क्या चाहिए था, आयतन की जानकारी चाहिए थी, घनाभ की। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इसके नेक्स्ट, इसका जो भाई है दूसरा वो, ठीक है। चलिए यहीं पे करता हूं यार उसको, क्योंकि वो उसका भाई है ना, तो मैं यहां पे करता हूं, यहां पे स्पेस मेरे पास है ताकि वो क्लियर हो जाएगा सब चीजें। अब जो आपके पास में घन होता है, घन में एक खास बात होती है। घन में क्या खास बात होती है, ठीक है, मैं बताता हूं क्या खास बात होती है। घन में खास बात होती है कि इसकी सारी की सारी जो ये लंबाई थी, ये एल, ये बी और ये एच, ये सब बराबर होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। तो इस हिसाब से अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए मेरे बेटा, तो वो कितना बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 2 इंटू, भाई देखो हर जगह ए रखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समझ लेना कैसा आया होगा, 6a²। जहां पर ए क्या है, ए इसकी भुजा है, एक कोर है, इसकी एक कोर है, कोरी तो कहते हैं भाई ईंट की कोर, समझ में आ रही बात। कोर का भी भाई ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ये कोरे ही तो है इसकी, ईंट की कोर लग गई, ऐसा तुमने सुना होगा कभी, ठीक है, ये कोर है। या कोर भी कहते हैं कुछ लोग, इसको कोर कहते हैं, या कुछ लोग इसको विमाएं कहते हैं, विमा, ठीक है, या फिर इसकी भुजाएं भी कह देते हैं, साइड भी कह देते हैं। कुछ लोगों का अलग अलग कहने का तरीका है, हम लोगों को जो मिलेगा हम उस हिसाब से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास बेटा है इसका आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला भी बड़ा आसान है इसका। आयतन निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं किस तरीके से, ए की घात 3, क्योंकि ए गुणे ए हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ए गुणे ए बराबर होगा ए की घात 3। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके हमारे किसके, दूसरी ठोस आकृति जो कि घन थी, जो कि आपकी घन थी, ठीक है। चलिए बढ़ते तीसरी ठोस आकृति की तरफ। और तीसरी ठोस आकृति हमारी होती थी, तीसरी ठोस आकृति कौन सी थी भैया, लंब वृत्तीय बेलन, लंब, ठीक है, वृत्तीय बेलन। भाई बेस बना दें, ठीक है ना, बेस मजबूत रहेगा तो मकान अच्छा बनेगा, ताकतवर बनेगा और कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो बात इतनी है, बेस हो जाए बस, और कुछ नहीं है। तो लंबवृत्तीय बेलन क्या है, लंबवृत्तीय बेसिकली बेलन क्या है, लंबवृत्तीय बेलन आपके पास में इस तरीके की आकृति रहेगी। ये बढ़िया नहीं बना ना, मजा नहीं आया, दोबारा बनाते हैं। ये ठीक है, ऐसी जो आकृति रहेगी, और ऐसी आकृति मैं भी आपको दिखा दूंगा। इत्तफाकन आज मेरे इस क्लासरूम के अंदर रखी है, वैसे मैं लाना सब चाह रहा था स्कूल से, लेकिन बस दिमाग से बात निकल गई, सब मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अभी चैप्टर चलेगा, बीच में कभी दिखाएंगे। तो दैनिक जीवन में चित्र ऐसा देखने को लगता है, दिख रहा है,
वृत्तीय, इसका आधार भी वृत्तीय है, वृत्त वाला है, इसका ऊपर से टॉप भी वृत्त वाला है, और ये जो है इस तरीके की शेप वाला ये होता है बेलन, पहचान लो। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज होती है? एक होती है, सबसे पहली चीज होती है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर से, और आधार की त्रिज्या होती कौन सी है मेरे भाई? ये आर होती है। इस पे भी दिखा दूं, आपको याद रहेगी। देखो, ये आधार की त्रिज्या है आर, देख पा रहे हो? कैमरे में तो दिख ही रहा होगा। ये आधार की त्रिज्या है आर इसके, यानी कि कितनी त्रिज्या का ये वृत्त है। ओके भाई, जितनी त्रिज्या आर नीचे है उतनी ऊपर हो, क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु है। लंबवृत्तीय शंकु की खास बात ये होती है कि ये नीचे ऊपर नीचे वृत्त बनेंगे और 90 डिग्री के कोण पे सीधा खड़ा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ऐसा शंकु नहीं होगा मेरे भाई, पाइप जैसा शंकु नहीं होगा। ये लंबवृत्तीय शंकु नहीं है, भले ही वृत्तीय शंकु हो, अरे शंकु बोल रहा हूँ यार, सॉरी, शंकु नहीं, बेलन। ये लंबवृत्तीय नहीं, क्योंकि सीधा नहीं है। अगर इसको इससे मिलाएं तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, तो बात खत्म हो गई। हमें इसकी लंबवृत्तीय बेलन नहीं है। इसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक तो आधार की त्रिज्या से बात करते हैं आर, और दूसरा होता है इसकी बेलन की ऊंचाई। क्या होती है? बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस से। तो लेकिन समझने वाली बात इसके अंदर क्या है भाई, वो देखने वाली बात है। जैसे अभी घन और घनाभ में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, लेकिन इसमें दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। कौन से होते हैं? दो तरीके के। नंबर एक, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। नंबर एक होता है बेलन का, अब बेलन का समझ लीजिएगा, मैं लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहा हूं, केवल बेलन लिख रहा हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ध्यान से समझना बस मेरी बात, अगर यह समझ में आ गई तो भाई दिक्कत कुछ नहीं होगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, क्योंकि जो हमारा घनाभ था, ये डस्टर एक घनाभ है, सीधी बात है। घनाभ की जितनी भी सरफेसेस थी वो सारी समतल थी। समतल थी? नहीं थी, बिल्कुल ये भी समतल है, फ्रंट भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है। वक्र वाली नहीं थी। वक्र क्या होता है? समतल तो ये होता है, सीधी लाइन, ये समतल हो गया। समतल कर दो भैया, जमीन को समतल करा दो, प्लेन करा दो, ठीक, कहते हैं ना घर में समतल जमीन। ओके, लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा कुछ आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए तो इसको कहते हैं वक्र। ये कहते हैं वक्र, वक्राकार। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बेलन है इसकी जो सरफेस है, इसका जो पृष्ठीय हिस्सा है वो कैसा है? वक्र है ना, घूम रहा है ना, समतल थोड़ा ही है, वक्र है, घूम रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास में एक होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको शॉर्टकट में कहते हैं, देखो बेलन का वक्र को कहते हैं इंग्लिश में कर्व। क्या कहते हैं? कर्व। पृष्ठ को कहते हैं सरफेस। क्या कहते हैं? सरफेस। और क्षेत्रफल कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। तो CSA, तो CSA बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? CSA का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। ये कैसे बना, क्यों बना, क्लास 9 में जाइए, रिसर्च कीजिए, दोबारा से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं मात्रक नहीं लिखूंगा, क्षेत्रफल है तो यहां वर्ग इकाई आएगा, बात सीधी सी है। द सेकेंड वन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, अब ये क्या बोल रहा है बता रहे हैं अभी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा फिर हमें चित्र उठाना पड़ेगा। इसको समझ में आ गया तो भाई साहब जिंदगी मजा आ जाएगी। ये देखिए, अभी हमने जो एरिया निकाला है, जो ऊपर वाला जो CSA है, ये 2πRh, ये आपका ये वाला एरिया है। अगर आपको कहा जाए केवल इस पे कलर करना है, ऊपर को छोड़ दो, नीचे को छोड़ दो, केवल ये वाला जो एरिया है ये तो है वक्र पृष्ठ, लेकिन अगर इसको और इसको भी जोड़ दिया जाए तो हमारा बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्र। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, या फिर TSA। क्या कहते हैं?
TSA, और TSA को निकालने का तरीका है 2 पाई RS तो है ही है भाई, ये तो है ही है बाहर का, इसको थोड़े छोड़ देंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होगा मैं दिखाता हूं। इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। कितनी है, R है, यानी कि ये गोला वृत्त बनेगा ना, इसकी त्रिज्या R है, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर तो इसका हो जाएगा मेरे बेटे, ठीक है, और पाई R स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो टोटल 1 पाई R स्क्वायर और ऊपर वाला 1 पाई R स्क्वायर नीचे वाला। तो सही तरीके से देखा जाए तो हम लोग इसको अगर मॉडिफाई कर दें तो इसको हटा करके हम डबल कर दें यहाँ, और 2 पाई RH अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर बचेगा 2 पाई R अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर बचेगा H प्लस R। तो भाई यही है बेलन के TSA का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास में। अब बचता है तीसरा पॉइंट सॉरी, वो है आपका तीसरे नंबर पे, क्या है, बेलन का आयतन कितना रहेगा। मतलब इसमें अगर पानी भर दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि इसमें कितनी धातु है, उसका आयतन कितना है, आयतन, बेलन का आयतन, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। आयतन का फॉर्मूला रहेगा बेटा, वो रहेगा पाई R स्क्वायर H। अच्छा एक बात सुनो, इस पाई से तो सब परिचित है, पिछला चैप्टर भी करके आए, पहले ही पढ़ा होगा। पाई वही है 22/7 वाला या 3.14 वाला। ये कैलकुलेशन में बहुत हमें परेशान करता है, आप भी करेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ, दैट्स ऑल अबाउट आपके लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जानकारी। इसके हम ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहते, जानकारियां तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ इतना तो कि क्लास 10th का सिलेबस समझ में आ जाए उतना हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली ठोस आकृति की तरफ। अगली जो ठोस आकृति है बेटा, लगभग वो हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई ना। 4 नंबर पे आता है हमारा लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु। अब लंबवृत्तीय शंकु कैसा होता है देखने में। अभी मेरे साथ समस्या है कि अभी माइक निकाल के जा भी नहीं सकता, उठा के ले आऊं, तो आप उसको थोड़ा फील करिए। आइसक्रीम खाइए कौन वाली, वही है लंबवृत्तीय शंकु की जो शेप है, आकृति है, वो जैसे आइसक्रीम वाला कौन होता है वो, और कोई जोकर की टोपी होती है। भाई बर्थडे आजकल सब जगह मनाया जाता है, ऐसी ऐसी टोपियां आती हैं, तो यही है हमारा शंकु। लंबवृत्तीय है, वृत्तीय का मतलब उसका जो आधार रहेगा नीचे वाला वो वृत्त रहेगा। जैसे अभी बेलन का बताया था, बेलन का आधार वृत्ताकार था तो उसका भी वृत्ताकार ही रहेगा, ठीक है। और लंबवृत्तीय का मतलब है उसकी हाइट बिल्कुल और नीचे आधार में 90 डिग्री कोण होगा। लंबवृत्तीय शंकु ऐसा बनेगा। मैं डायग्राम इधर नहीं इधर बनाऊंगा ताकि उधर मैं सारी चीजें इसकी लिख पाऊं, ठीक है भैया। तो चलिए हमारे पास डायग्राम बनेगा उसका ऐसा। कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं कुछ किताबों में, और कुछ महारथी ऐसे हैं वो कहते हैं ये उल्टा है, कुछ कहते हैं जी ये, कुछ कहते हैं ये सही है। अरे भाई कोई बना लो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ पड़ेगा कॉन्सेप्ट से, फर्क पड़ेगा इसके फॉर्मूलों से, उसके बारे में जो जानकारी है उसकी कितना ज्ञान आप रखते हो वो वाली उससे पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहली चीज होती है शंकु के आधार की त्रिज्या पता होनी चाहिए। शंकु के आधार की त्रिज्या को हम लोग कहेंगे R ही कहेंगे, मजबूरी तो है नहीं, पहले से चलती आ रही बात, हम ऐसे ही लिखेंगे। अलग लिख सकते हैं लेकिन फायदा क्या है। फिर लिखेंगे शंकु की जो एक होती है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अच्छा बेटा बात समझ लीजिएगा, शंकु का मतलब है लंबवृत्तीय शंकु, तो हम लोग केवल शंकु इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। जैसे घर में पूरा बड़ा नाम थोड़ा ही लेते हैं, है ना आपके पास में, ठीक है, तो हम लोग उसका शॉर्टकट में नाम लेते हैं भाई। तो शॉर्टकट में ही नाम ले रहे हैं, उसको शंकु कह रहे हैं खाली, उसको लिखेंगे हम एस से। लेकिन इसमें एक स्लैंट हाइट और होती है, ये तो एच हो गई, एक चीज और होती है उसमें, ये वाली जो है इसको कहते हैं हम लोग त्रियक ऊंचाई। क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहते हैं, और उसको दिखाते हैं हम एल से, ये होती है एल। कुछ बुद्धिजीवी कुछ बच्चे समझ रहे होंगे क्योंकि 90 डिग्री कोण है, तो अच्छी बात है अगर दिमाग में आ जाए। तो आप अगर देख पाए ये एक समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक फॉर्मूला बन जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। किस भाई साहब की देन है, पाइथागोरस की देन है। और ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस वजह से, ये
हमें मतलब उन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है जो सवाल में नहीं दी जाती। क्वेश्चन के अंदर दिमागधारी क्वेश्चन देने वाला बहुत दिमागधारी है, वो कोई दो चीज़ देता है, ये दे देगा ये दे देगा, लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो इसको निकालना पड़ेगा, सीधी बात है। तो वो कहाँ से, ये की है, एक चाबी है, क्वेश्चंस को इसके बिना खोला नहीं जा सकता, इसको याद रख लें। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ओके चलिए, अब इसके भी 7 समस्याएं हुई हैं। इसमें भी सबसे पहले नंबर पे आता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल, इसको भी वही कहेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया, किसका, शंकु का। अब शंकु का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, कितना होगा भाई, वो फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। पाई भी पता है क्या है, आर आपको आधार की त्रिज्या, एल आपको पता है स्लेंट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई है इसकी, बाकी सवालों में जानकारी मिलेगी। अब ये वाला एरिया कौन सा है, इसको थोड़ा फील करें, मतलब फील मतलब दैनिक जीवन में अगर देखें, जो आप लोग अगर सपोज कर लो एक टेंट से एक छोटा तंबू जैसा शंकुआकार एक घर बना रहे हैं, जैसे कहीं भी घूमने जाते हैं वहां बना लेते हैं ना, तो उसमें जो बाहर वाला हिस्सा उसका है, यानी कि बाहर वाला हिस्सा, नीचे कुछ नहीं बिछा रहे हैं, नीचे वृत्ताकार है, उसको कुछ नहीं, उसको छोड़ करके जो एरिया है उसमें कितना कपड़ा आपका लग रहा है वो उसका क्षेत्रफल बताता है CS से, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है दैट इज शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA में बता चुका। और TSA जो होगा, देखो भाई पाई आर एल तो है ही है, समझ पा रहे हो, बाहर तो जितना लग रहा है वो लग ही रहा है, लेकिन अगर नीचे बिछाना पड़े, नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग इसमें पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर देंगे बेटा। तो ये आ गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, L प्लस आर करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, वो तो अपनी अपनी समझ है भैया। अब आता है इसमें तीसरा पॉइंट, आयतन। शंकु का आयतन समझ लें, और उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच किसका था, बेलन का था भाई। 1/3 ऐड करना है, 1/3 को उससे गुणा कर देनी है, या फिर 3 से भाग कर देना है, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। तो यही आपका इसका आयतन बनेगा। दैट्स ऑल अबाउट। इसके बारे में इसके ज़्यादा और कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ ये है और 3 चीज़ें ये हैं, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आप 5वीं ठोस आकृति जो कि है गोला, है ना, गोले के बारे में। गोला, चलिए 5वीं ठोस आकृति है गोला। क्या है, गोला, स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। गोला बेसिकली आपने बहुत जगह देखा है, बम का गोला नहीं है भैया, जो कंचे होते थे, गोलियां होती थी, बॉल होती है, बॉल बस अंदर से जो क्रिकेटिंग बॉल टेनिस वाली होती है वो खोखली होती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर लेदर वाली बॉल की बात करोगे अंदर से सॉलिड होती है, तो उसको हम गोला कह सकते हैं। वो खोखला गोला होता है। अगर हम दूसरी गेंद के बारे में, जो अंदर से खोखला उसको खोखला गोला, जो सॉलिड है वो ठोस आकृति बात करें ठोस की, तो हम लोग गोले की बात करेंगे। तो गोला देखने में कैसा है वो तो आपको देखी जाता है, बचपन में देखा होगा। चित्र पे तो हम ऐसे ही बना पाएंगे। कुछ बच्चे करेंगे सर व्रत है, व्रत और गोले में क्या फ़र्क होगा भैया, 2D में इसको बनाने में कोई फ़र्क दिखता नहीं है, बस सिर्फ इतना कहा जाता है कि ये गोला है, लिखना पड़ेगा, और ये आपका व्रत है। इसकी भी त्रिज्या R होती है, इसकी भी त्रिज्या R है। तो व्रत को छोड़ो एक तरफ, सीधा हो गोले की तरफ। गोला क्या है, गोले में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वह है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या को हम लोग R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, R से, R से। बस इतनी चीज है इसके अंदर, इसका केवल एक ही हिस्सा है R। अब इसका एक फर्स्ट नंबर फॉर्मूला बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल बनेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आप कहोगे सर जी इसमें क्यों नहीं इस्तेमाल करा आपने? आप इसमें शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, वक्र है ना, पृष्ठीय, क्योंकि इसका केवल पूरा जो एरिया है वो वक्राकार ही है, ठीक है। या फिर खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई समतल भाग तो नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका, तो उसका केवल एक ही है। इसको चाहे तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दें या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दें, तो नो प्रॉब्लम, वो सारी की सारी वैल्यूज एक ही होंगी, और वो होगी आपके पास में कितना होता है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हो, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दूसरी जो चीज होती है वो होता है इसका आयतन, और आयतन मेरे भाई होती है, आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अभी फॉर्मूले लिख करके याद कर लेंगे अच्छे से ताकि इस्तेमाल में आए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं इसका जो छठी ठोस फिगर है उसके बारे में बात करके हम लोग क्लास 10 की तरफ बढ़ते हैं। छठी ठोस फिगर आपकी होती है अर्धगोला। अर्धगोला, और अर्धगोला का डायग्राम कैसे, इस गोले को बीच में से काट दो ऐसे करके, तो एक हिस्सा या तो उसको ऐसा देख लो टोपी के तरीके से, ऐसा देख लो, या उसको ऐसे देख लो, बीच में से हमने काट दिया इसको, समझ पा रहे हो। लेकिन त्रिज्या तो तब भी इसकी आर ही रहेगी मेरे भाई। तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, इसमें बनेंगे दो, इसमें दो बन जाएंगे, इसमें वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय अलग अलग हो जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि इसमें एक हिस्सा समतल बन जाएगा ना, जहां से हम काटेंगे वहां से तो प्लेन आ जाएगा ना, समतल हो जाएगा ना वो। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का सबसे पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होगा आपके पास में, वो होगा, इसका आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा इतना था तो आधा ये हो जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना बनेगा भैया, दिखाता हूं, अभी टेंशन ना लो। क्षेत्रफल वो कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा इसका बाहर वाला, लेकिन नीचे की तरफ जो आप उसका आधार बनेगा, जो भी बनेगा गोला, उसका भी वो क्षेत्रफल लोगे ना, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि वो एक वृत्ताकार आकृति आएगी निकल के, उसकी त्रिज्या आर रहेगी, तो उसका पाई आर स्क्वायर, तो उसमें हम लोग सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसको बना देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो, 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक बचा इसका आयतन वाला खेल। आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, आयतन होगा इसका भाई, इसका कितना था, 4/3 था, तो आधा कर लो 2/3, क्योंकि अर्धगोला है ना, पाई आर क्यूब। बस आंसर यही आएंगे आपके पास में। तो ये फॉर्मूले थे आपके गोले को लेकर के, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको जितनी भी ठोस आकृतियां 6 बताई हैं, उन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं तैयार हूं ताकि मैं ठोसों के समायोजन से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा कर सकूं, यानी कि क्लास 10th के सिलेबस की चर्चा मैं आपके सामने कर सकूं। तो चलिए अब चलते हैं क्लास 10th के सिलेबस के अंदर, यानी कि सही में क्लास 10th के चैप्टर का इंट्रोडक्शन अब शुरू होगा, ठीक है। क्लास 10th का जो टॉपिक है पहली एक्सरसाइज के लिए, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रश्नावली। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रश्नावली 13.1 के इंट्रोडक्शन पे हम लोग आ गए हैं। अब वो चीजें सब सीखी जाएंगी ताकि क्वेश्चंस आपको करने आ जाएं, ठीक है। तो हम लोग पहली एक्सरसाइज के अंदर केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम लोग आयतन की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, आयतन की बात नहीं करेंगे। इट मींस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग आयतन के इस टॉपिक को हटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठोसों का समायोजन, ठोसों से संबंध किससे है, घन, घनाभ से है, घन से है, बेलन से है, शंकु से है, गोले से है और अर्धगोले से है। ये तो ठोस फिगर है,
इन सब के फॉर्मूले भी हमने पढ़ लिए। ये ठोस का मतलब ये है, इनका समायोजन। समायोजन का मतलब एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, अगर बाई चांस मेरे पास एक कंटेनर हो इस तरीके से, ठीक है, एक कंटेनर है, थोड़ा सही बना दूं इस तरीके से, और वो कहता है इस कंटेनर के अंदर, जैसे इसके अंदर क्या भरा जाता है, वो आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं पेट्रोल तेल वाले जो आते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, उन पे ऐसा ही तो पीछे कंटेनर रखा रहता है, ऐसा गोल गोल, ऊपर से तेल भरा जाता है। तो अगर इस कंटेनर के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, ठीक है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चित्र जो है, ये आकृति किस टाइप की है, चाहे ये घन वाली है, ये घनाभ वाली है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला, क्या है। उसको देखने के लिए हम लोग अगर इसको यहां से दो जगह से काट दें ऐसे करके, तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक इस तरफ एक अर्धगोला दिखाई देगा, दिख रहा है अर्धगोला, एक बीच में एक बेलन दिखाई देगा, बेलन इस बार लेटा है, हमने सीधा खड़ा हुआ बताया था, ऐसे ऐसे ऐसा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ओके। और इधर भी एक अर्धगोला होगा, क्या होगा, अर्धगोला होगा। मास्टर जी समझ में आ रही बात, ओके। तो अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ठोस का, हम कह रहे हैं ठोस का, किस ठोस का, इस ठोस का, कंटेनर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस इसको फील कर लेना। और अगर इसको फील करना है आगे तुम्हारे से क्वेश्चन को, तो भैया फिर क्वेश्चंस करते समय बड़ा मजा आने वाला है। देखिए इसके अंदर क्या है, अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तीनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। समझ पा रहे हो। आप कहोगे सर इसके हम लोग वक्र पृष्ठ की क्यों बात कर रहे हैं, हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया जब ये जुड़ जाएगा तो इसका ये वाला हिस्सा तो कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्या आप उसे छू सकते हो क्या, हम उस क्षेत्रफल को तो निकालेंगे जो पृष्ठ का, जिसको हम छू पा रहे हैं, जब ये जुड़ जाएगा इससे तो कहां टच कर लोगे आप इसे, बताओ, नहीं कर पाओगे। तो यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा अर्धगोले का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, प्लस बीच में बेचारा बेलन पड़ा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस फिर इधर एक अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो। तो दैट्स ऑल अबाउट। ऐसे ही आपको चित्र के अंदर ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से ठोस आकृतियां इसमें संयोजित हैं, और उनको अलग अलग करके उनका आप फिर अपने हिसाब से देखोगे कि हमें पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय या आयतन। आयतन के बारे में चर्चा हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ऐसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दूं, ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूं। सपोज कर लो इस बार हमारे पास एक शंकु है, क्या है, शंकु है, और शंकु के ऊपर एक अर्धगोला चिपका दिया गया है ऐसे करके, आइसक्रीम टाइप। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालोगे, ठोस, किस ठोस का, इस ठोस का, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ मतलब बाहरी हिस्सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, भाई अगर इसको तोड़ लें, शंकु अलग, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कहा गया, तोड़ने को थोड़ा ही, लेकिन तोड़ के काम बनेगा भाई, और अर्धगोला अलग, तो सीधी बात है क्या क्या होगा। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बराबर किसी, क्योंकि आगे तक नहीं जाएगा ना। तो अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय नहीं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय का कौन सा पृष्ठीय वक्र, ये चीजें ध्यान रखनी है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र गलत लिखता हूं हर बार, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूले बेस। अगर इसकी त्रिज्या r हो तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखेंगे, इसका होता है अर्धगोले का ये होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है पाई आर एल। ठीक है, तो वैल्यूज रखनी है, फिर जब क्वेश्चन में करेंगे तब समझ में आएंगी चीजें। ओके, तो ये था आपके पास में समायोजन इस तरीके से करना है। 2 एग्जांपल से हमने समझाया, वैसे और भी फिगर्स बनेंगी। जैसे सपोज कर लो आपके पास में कि एक बेलन है, ठीक है, आपके पास में बेलन के ऊपर एक शंकु बना दिया गया है यूं करके, और नीचे भैया एक अर्धगोला जोड़ दिया गया है। समझ पा रहे हो? चलो ढंग से समझाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके समझाते हैं कि इसी डायग्राम को कैसे क्या करना है। सपोज कर लो एक बेलन है, ठीक है भाई, इसके नीचे तो एक शंकु लगा दिया गया है और इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला लगा दिया गया। उल्टा हो गया लेकिन ठीक है, हमें तो समझ में पड़ रहा है। अगर इस ठोस का, ऐसी आकृतियां बहुत होती हैं, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे भाई? बड़ा आसान है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे तोड़ा जाए तो ऊपर तो एक अर्धगोला निकल के आ जाएगा, नीचे एक बेलन निकल के आ जाएगा और नीचे उसके नीचे एक शंकु निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गलत बोल रहा हूं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस ठोस का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। बाकी डिटेल से बातें करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, और मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया इसके आधार पर आप लोग इतना करें, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी के अंदर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ, उसको आप लोग अपने आप समझने का प्रयास करें और देखते हैं कितने आपको समझ में आते हैं। अगर आपको ठीक ठाक चीज़ें समझ में आ रही है तो उसका मतलब जो शुरुआत है, ओपनिंग जो है वो बढ़िया हो गई आपकी। ठीक है, तो चलिए इतना ही याद रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 13.1 के अंदर प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।